गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात अठन्नी की पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में लगभग 3/4 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब ख़त्म होने की कगार पर ही है हमारा चैप्टर। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे बच्चे शायद वीडियो नहीं देख रहे हैं। देखिए, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, नुकसान आप ही का है। बच्चों, हम लोग जितना हो सक रहा है ऐसी परिस्थितियों में भी हम लोग आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो और आपकी स्कूल का आपको कोई लॉस ना हो। और बाकी की जिम्मेदारी अब आपकी भी बनती है कि आप ये मत सोचिए कि हम घर बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं है तो हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें। बेटा, लॉस उसमें आप ही का है। तो आप लोग वीडियो देखिए, सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखिए और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे और एग्ज़ाम एकदम से सिर पे आ जाएंगे तब बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आज अब हम लोग आगे का चैप्टर शुरू करते हैं और उससे पहले हम लोगों ने जो कल प्रश्न लिखाए थे उसके हम पहले उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, किन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अठन्नी चोर की यह मनोदशा हुई। मनोदशा का मतलब होता है मन की दशा, उसकी क्या ये हालत जो है वो क्यों हुई। तो पारिवारिक परिस्थितियां क्या थी कि रसीला एक गरीब नौकर था, उसका वेतन बहुत कम था और उसके ऊपर उसके बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी। बच्चों की बीमारी के चलते उसे अपने दोस्त रमजान से उधार लेना पड़ा, जिनमें से मात्र 50 पैसे चुकाने को रह गए थे। उन 50 पैसों को चुकाने के लिए ही उसे 50 पैसों की हेराफेरी करनी पड़ी। दूसरा है, रसीला का रंग क्यों उड़ गया। इसका उत्तर होगा कि रसीला एक सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति था। उसने इससे पहले कभी कोई गलती नहीं की थी, कोई अपराध नहीं किया था, कभी भी पैसों की हेराफेरी नहीं की थी। इसलिए जब उसका अपराध सामने आ गया और उसे यह पता चल गया कि जगत सिंह जी उसके विषय में जान गए हैं, तब वह घबरा गया और उसका रंग उड़ गया। इंजीनियर्स और तीसरा प्रश्न था, हमने एक पैराग्राफ को अंडरलाइन किया था और उससे निकलने वाले प्रश्नों को हमने दिया था। पहला प्रश्न क्या था उसका, इंजीनियर साहब क्यों क्रोधित हो गए। तो इंजीनियर साहब क्यों क्रोधित हो गए थे। इंजीनियर साहब के सामने रसीला के चोरी करने की बात आ चुकी थी, ठीक है ना। इंजीनियर साहब रसीला की चोरी की बात को जान चुके थे और उन्होंने हलवाई से सारी सच्चाई जानने के बाद उनके सामने यह बात क्लियर हो चुकी थी कि रसीला ने चोरी की है। और जब इन्हें यह पता चला कि रसीला के ऊपर जिसके ऊपर वो हमेशा से विश्वास करते आए हैं उसने उनके साथ धोखा किया है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया। इंजीनियर साहब के व्यवहार से उनके चरित्र के विषय में क्या पता चलता है। तो इंजीनियर साहब का क्या व्यवहार था जब उनको चोरी के विषय में पता चला था, तो क्या था उनका व्यवहार। उन्होंने रसीला को बुरी तरह से मारा पीटा था, उसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए थे और जो है उन्होंने पुलिस को 5 रुपए रिश्वत देकर ये भी कहा था कि इसे मार पीट कर इससे इसका अपराध स्वीकार कर लेना। तो इस व्यवहार से जगत सिंह के विषय में क्या पता चलता है कि जगत सिंह एक हृदयहीन और निर्दयी व्यक्ति थे, साथ ही वे रिश्वतखोर भी थे। जरा से जो व्यक्ति खुद अपराध करता था, रिश्वत लेता था, उसे मात्र 50 पैसे की चोरी के लिए उसने अपने नौकर को जेल में बंद करवाने की बात की और उसने खुद भी उस बात के लिए रिश्वत भी दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच झूठ का पता लगाने के लिए जगत सिंह ने क्या किया। तो सच झूठ का पता लगाने के लिए जगत सिंह ने पहले तो रसीला को मारा पीटा और उसके बाद जो है उसे हलवाई के पास ले गए और वहां से उन्होंने हलवाई से पूछकर सारी सच्चाई जान ली। अब हम आगे का चैप्टर अपना शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो है रसीला का केस जो था, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कचहरी में पेश हुआ, उसका जो मुकदमा का मतलब होता है केस। कचहरी का अर्थ होता है अदालत और पेश होना यानी कि वहां पर लाया जाना। और एक शब्द आया है अपराध। अपराध को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अपराध का अर्थ होता है गुनाह, दोष, स्वीकार कर लेना यानी कि मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। फिर एक शब्द आया है साजिश।
साजिश विदेशी शब्द है और इसका अर्थ होता है षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी जिसको हम कहते हैं वो होता है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है। उसके बाद है आंखें खुल गई, एक शब्द आया था। आंखें खुल गई का अर्थ होता है सच्चाई का ज्ञान हो जाना। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यंग्य किया गया है। क्या शेख साहब वाकई में न्याय प्रिय आदमी थे? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति खुद भ्रष्ट व्यक्ति हो, जो व्यक्ति खुद रिश्वतखोर हो, वह व्यक्ति न्यायप्रिय कैसे हो सकता है? लेखक ने एक उनके चरित्र के ऊपर व्यंग्य किया है कि बेचारे बहुत न्यायप्रिय थे। उन्हें जब रसीला के विषय में पता चला तो उन्होंने थोड़ी सी सजा दी, लेकिन यहाँ पर वह खुद भ्रष्ट व्यक्ति थे तो वो न्यायप्रिय हो ही नहीं सकते हैं। न्यायप्रिय का मतलब होता है कि जो न्याय को पसंद करता है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा व्यंग्य है कि जो व्यक्ति हजारों रुपए जो है रिश्वत लेता है और जो सच को झूठ और झूठ को सच करने में माहिर है, रिश्वत लेकर वो सीधे साधे व्यक्तियों को फंसा देता है और अपराधियों को छोड़ देता है। वह व्यक्ति एक सिर्फ 50 पैसे की चोरी के लिए किसी को 6 महीने की सजा दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वास्तव में जो अदालतों में भी अदालत ये चीज देखती है, यदि जज सही होगा, ईमानदार होगा, तो सबूतों के बावजूद भी यह चीज ध्यान में रखी जाती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, वह व्यक्ति कैसा है, उसका चारित्रिक जो है रिकॉर्ड कैसा है, क्या वह अपराधी है, वह पहले से भी अपराध करता आया है या उसकी परिस्थितियां क्या हैं। हो सकता है कि मजबूरीवश उसने कुछ अपराध किया हो सकता है कि उससे अनजाने में अपराध हो गया हो। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा भी कम सुनाई जाती है या कई बार जो है अपराध को सिर्फ अपराधी को एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है कि अगली बार से आपके साथ इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है, वरना आपको सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो रसीला का गुनाह बहुत छोटा था, पर क्योंकि शेख साहब तो बहुत न्याय प्रिय व्यक्ति थे, वे बेचारे कैसे किसी अपराधी को छोड़ सकते थे, है ना। अपराधी को तो अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए, तो उन्होंने जो है उसको 6 महीने की सजा सुना दी। 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। सजा सुनाने के बाद रुमाल से मुंह पोंछा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपराधी है, खुद अन्यायी है, खुद भ्रष्ट है, उसका जमीर कहीं न कहीं तो उसे आत्मा उसकी पुकारती ही है। उनके चेहरे पर पसीना आ गया होगा। उन्होंने उससे रुमाल से जो है अपना मुंह पोंछा। और सबसे बड़ी बात है, विडंबना क्या है कि वह रुमाल कौन सा है? यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। बहुत बड़ा व्यंग्य किया है लेखक ने। जिस रुमाल में उन्होंने एक दिन पहले 1000 रुपए खुद रिश्वत में लिए हैं, उसी रुमाल से वो मुंह पोंछ रहे हैं। किस चीज के लिए? उसको सजा 50 पैसे के लिए सजा सुनाने के बाद वो उससे मुंह पोंछ रहे हैं, यानी कि कहीं कोई अपराध बोध है नहीं उनके मन में। व्यक्ति जो है एकदम निर्दयी व्यक्ति है। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। फैसला का अर्थ है निर्णय, डिसीजन। डिसीजन सुन के रमजान की आंखों में खून उतर आया। आंखों में खून उतरना का अर्थ है जब हमको अत्यधिक क्रोध आता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। आंखों में खून उतरने का अर्थ है कि उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया। कितना टाइम हो गया? सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। उसको बहुत तेज गुस्सा आया कि यहाँ पर न्याय नहीं होता है। जो व्यक्ति सच्चा है, सीधा है, वास्तव में यहाँ पर जस्टिस होता ही नहीं है, न्याय होता नहीं है। अंधेर नगरी, आप लोगों ने स्टोरी सुन रखी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यानी कि हर किसी को एक ही लाठी से हाँकते जाओ, सबको सजा सुनाते जाओ। आप लोगों ने बचपन में ये कहानी पढ़ी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, कि दीवार गिर जाने से फाइनली जो है एक बुढ़िया की बकरी दब दब के मर गई, तो जिसकी गले में वो फांसी का फंदा फिट हो जाएगा, बस उसको फांसी दे दी जाएगी, चाहे उसने अपराध किया हो चाहे ना किया हो। वही कंडीशन है कि जो पकड़ में आ गया वो चोर है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं वे अपराध करके भी बच जा रहे हैं, उन्हें कोई सजा नहीं हो रही है। लेकिन जो पकड़ में आ गया बेचारा सीधा साधा व्यक्ति, चाहे उसने कितना छोटा सा अपराध क्यों ना किया हो, उसे सजा हो रही है।
तो इसे हम अंधेर नगरी ही कहेंगे। कि बड़े बड़े अपराधी बचे हुए हैं और जो छोटे छोटे अपराधी हैं जिन्होंने किसी मजबूरी के चलते कुछ गलती की है उन्हें सजा सुनाई जा रही है। उनके प्रति मन में कोई दया भावना नहीं है, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। धन बटोर रहे हैं मतलब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कि चोरी पकड़ी गई तो आदमी चोर बन गया। यदि कोई व्यक्ति रोज किसी के बगीचे से फल चोरी करके ले जा रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है। एक व्यक्ति पहली बार वहां से निकलते समय उसने देखा कि हाँ अच्छा आम बाहर टंग रहा है, लाओ मैं तोड़ लूं। उसने पहला आम तोड़ा, उसी समय माली ने देख लिया। क्या होगा? पिछले सारे आमों की चोरी का इल्जाम उसके ऊपर रख दिया जाएगा कि रोज मेरे बगीचे से आम चोरी हो रहे हैं, तुम ही ने चुराए होंगे। आज मैंने तुमको चोरी करते हुए पकड़ लिया है, मतलब तुम ही चोर हो, तुम ही ने चुराए होंगे। जबकि जो व्यक्ति रोज चोरी तोड़ के ले जा रहा था, क्योंकि वह पकड़ा नहीं गया है, देखा नहीं गया है, तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, ये अंडरलाइन करिए। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर। कौन है ये असली अपराधी? जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन जैसे व्यक्ति जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। समाज में एक उनकी प्रतिष्ठा है, समाज में जो है उनका एक मान है, एक बड़ी स्थिति बनी है। वो लोग बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनका अपराध सिद्ध नहीं हो रहा है। और वो लोग बड़ी बड़ी कोठियां बनाकर बैठे हुए हैं। और एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने पीने का पैसा नहीं है और जो मजबूर है, वो जरा सी चोरी के लिए उसको अपराध सिद्ध करके उसको जेल में डाला जा रहा है। तो ये वास्तव में अंधेर नगरी ही है, ये अन्याय है। उन्हें कोई नहीं पकड़ता है, जो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं उन्हें कोई नहीं पकड़ रहा है। तो हम अब आगे के जो प्रश्न है, आगे का जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है, अगली कक्षा में हम उसको पढ़ेंगे। अभी आप इस आज के क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और उनके आंसर्स लिखिए। तो आज के जो प्रश्न है, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। यह पंक्ति है, उसमें से ये प्रश्न निकल रहे हैं। रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ? उनका परिचय दीजिए। उनका परिचय यानी कि जिसकी अदालत में पेश हुआ, यानी कि शेख सलीमुद्दीन का परिचय आपको देना। यहाँ के उत्तर में शेख सलीमुद्दीन का चरित्र चित्रण भी आ जाता है। ज्यादा लंबा नहीं लिखना है आपको, 3 से 4 लाइन का। यदि 2-3 मार्क्स का होता है तो आपको ज्यादा 5-6 लाइन का लिखना होता है। 2 का होता है तो 4 से 5 लाइन में लिखना होता है। रसीला का अपराध क्या था? उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि रसीला का अपराध क्या था और उसने अपना तुरंत स्वीकार कर लिया था। तो उससे क्या पता चलता है कि उसकी कौन सी विशेषता थी जिसके कारण उसने ये काम किया। रसीला क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। यहाँ पर आपको बहाने जो है वो शॉर्ट में लिखने हैं और ऐसा ना करने के पीछे उसका क्या व्यवहार, क्या उसकी सोच जिम्मेदार थी, वह लिखना है। रसीला को कितनी सजा हुई? न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। कितने माह की सजा हुई थी ये लिखना है। और न्याय व्यवस्था, वो जो उसको सजा हुई है उसमें जो है हमारी न्याय व्यवस्था क्या है, हमारा क्या जस्टिस की जो हमारे जो कंडीशन है उसके बारे में आपको 2 से 3 लाइन लिखनी है। तो ये प्रश्न आप लिखिए। अगले कक्षा में हम लोग लगभग पूरा पाठ खत्म ही हो जाएगा बल्कि। और यदि आपके पास वर्कबुक है तो आप लोग वर्कबुक लेके बैठिए, और यदि नहीं है तो मैं आप लोगों को वर्कबुक की पिक्स भेज दूंगी, तो उसके द्वारा आप लोग अपने प्रश्नों को करिएगा। हम वर्कबुक के भी प्रश्नों को डिस्कस करते चलेंगे।